दिख रहा है बाबू सबको? हम्म। यस सर। यस सर। यस सर। बोर्ड दिख रहा है? हम्म। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो लिखते हैं हम लोग। पहला लिखो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो सभी लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख रहे हो सभी लोग? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताया था इन्होंने। जैसे हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि आपका अगर मान ले जाए किसमें, ठंड के मौसम में अगर आपको कॉफी दे दिया जाए, है ना, तो हमें जानते हो क्या होता है? मैं जनरली चाय पी लेता हूँ, ठीक है, कभी कभी। हाँ, होता क्या है, मैं जब पढ़ा पढ़ा रहा हूँ और किसी ने चाय दे दिया, ठंड के मौसम में रख दिया उसको, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, पता चला न्यूमेरिकल बनाते बनाते जब चाय देख रहा हूँ तो ठंडा इतना ज्यादा हो गया कि पीने लायक नहीं बचा, है कि नहीं? लेकिन वही गर्मी में वो गर्म का गर्म ही रह जाता है। न्यूमेरिकल बना करके भी देखो अगर जो, तो देखा कि चाय गर्म है। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, जहां आप उसमें बिजी हो गए न्यूमेरिकल में, और फिर उसके बाद चाय को देखोगे तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ठंडा हुआ रहता है। ऐसा क्यों बाबू? ऐसा क्यों होता है, बताओगे कोई? देखो, कोई भी चीज का कूलिंग होना, कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना। कूलिंग का मतलब क्या है बाबू? टेम्परेचर डिक्रीज होना को ही हम कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का कूलिंग कैसे होगा या किस रेट से होता है, ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का, मान ले जाए इस ऑब्जेक्ट को कूल होना, ये हमने एक काम किया। जैसे देखो, हमने क्या किया, ये हमने एक कॉफी ले लिया, ठीक है, यहां से आपका ठंडा होगा। मान ले जाए आपने कॉफी लिया 80 डिग्री पे, ठीक है, और रूम का टेम्परेचर है 5 डिग्री, वो बिल्कुल कोल्ड है ना। तो ये जो कूलिंग होना, कूलिंग जो होगा यहां पे, ये जल्दी होगा कि अगर सेम चाय लिया जाए 80 डिग्री सी पे, लेकिन आपका गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री। अब बताओ कि दोनों में, दोनों कंडीशन में कौन सा जल्दी ठंडा होगा? कोई बताएगा? जल्दी ठंडा किसमें होगा बताओ? तो 5 डिग्री वाले में। 5 डिग्री वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। क्या होता है बेटा, ये ठंड के मौसम में ये जो है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसमें ठंडा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं नहीं ठंडा होगा, ठंडा होगा लेकिन स्लो ठंडा होगा। तो ये हो गया बेटा फास्टर, और ये हो गया आपका स्लोअर। ये क्या हो गया आपका? स्लोअर हो गया, ठीक है। ये हो गया फास्टर और ये क्या हो गया? स्लोअर हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो यहां से हमें यह पता चलता है, जो न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन ने लॉ दिया है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, लॉस ऑफ रेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर टी नॉट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। क्या होगा? टी माइनस टी नॉट। लिख लो।
Correct? Any problem? So rate of loss of heat energy is directly proportional to the temperature difference between the body temperature and the surrounding temperature. Correct? So हम लोग इसको लिख सकते हैं, उतार ले पूरा बेटा. Yes, sir. Yes, sir. कर लिया. इसका मतलब क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी या डी क्यू बाई डी टी कर दो, क्योंकि हीट एनर्जी लॉस हो रहा है ना. तो माइनस या एक काम करो, डी क्यू लिखो. चलो, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी टू. डी क्यू क्या बेटा यहाँ पर? डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट, लिख लो, माइनस साइन इंडिकेट्स लॉस. माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लॉस को इंडिकेट करता है. करेक्ट है? क्या करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है लॉस को, यानी कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी will be directly proportional to the difference in temperature of the body किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ. ठीक है, वेरी गुड. ओके, चलो अब जरा ध्यान दो यहां पे. नेक्स्ट लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आपने लिख रखा है, इसका स्टेटमेंट लिख लो. स्टेटमेंट लिख लो. स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट लिखो. इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग लिखो. द रेट ऑफ कूलिंग लिखा. It states that the rate of cooling or rate of loss of heat of a body is directly proportional to the temperature difference between body and its surrounding. ब्रैकेट में लिखना प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल. लिखो प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल.
लिख लिया वो सभी लोग? Yes, sir. लिखा बेटा सब लोग? लिख दिया स्टेटमेंट सभी लोग? चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो देखो यहां पर क्या होता है, आपको पता है dq इज इक्वल टू क्या होता है? हीट। हीट कितना होता है? m इंटू सी इंटू डी टी लिख सकता हूं। अगर कोई बॉडी है जो हीट लॉस कर रहा है, तो कितना हीट लॉस करेगा? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है, यस और नो? तो dq Yes, को मैं sir. लिख सकता हूं m c dt लिख सकता हूं, ठीक है। इसलिए जो आपने फॉर्मूला लिखा है कि माइनस dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट, तो इसी को अगर मैं लिखूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लूंगा, एक k ले लिया मैंने, इसको क्या लिखूंगा? t माइनस टी नॉट। और dq को मैं क्या लिखूंगा? एम सी डी टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस टी नॉट। करेक्ट है? फिर क्या हो जाएगा? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, या डी टी बाई डी टी, है ना, इज क्या हो जाएगा? k बाई एम सी इंटू टी माइनस टी नॉट। करेक्ट है? ये माइनस साइन कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ कूलिंग। सिंपल लिखो, क्या लिखो? क्या दिखा रहा है ये? रेट ऑफ कूलिंग। माइनस मतलब क्या है? टेम्परेचर डाउन हो रहा है। dt बाई dt बढ़ भी सकता था, dt बाई dt माइनस में, यानी कि रेट क्या है? निगेटिव, यानी कि कूल हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग हो गया ये। करेक्ट है? तो कितना टाइम में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, अगर मुझे ये निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? इसको यहां ले लो, टेम्परेचर को यहां कर लो, तो क्या हो जाएगा? dt बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम सी इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, कहां से कहां करेंगे हम बताओ? चलो इसको पहले एक काम करो, इंडिफिनिट कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा बाबू? यहां से इसको जब आप करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा log t माइनस टी नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस के बाई एम सी इंटू टी। हो जाएगा? क्लियर है सबको? अच्छा, ये कांस्टेंट है पूरा, ये तो पता चल रहा है आपको, ये तो पूरा कांस्टेंट है। इसको एक काम करो, इसको केडेस अलग ले लो, इस कांस्टेंट को केडेस लिख दो, केडेस टी प्लस क्या होगा? एक सी आएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। लिख लिया? उतार लो बाबू सभी लोग।
लिख लिया बाबू। अब यहाँ पर सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? उतार ले पूरा। पूरा उतार लिया। Yes, sir. इसके बाद लिखो, इसी में लिखो, एट टी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? अगर टी 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? तो हो जाएगा log e t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Yes. t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। ठीक है, लिख दूंगा। Yes. वेरी गुड। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब यहां पर लिखो, हमारा क्या फॉर्मूला था? log e t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी था, है ना? तो सी के जगह हम क्या पुटअप करेंगे? ये पुटअप कर दूं मैं ये? क्या पुटअप करूंगा बताओ? चलो आगे से भी लोग देखो बेटा, यहां हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था log e t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या था बताओ? बाबू माइनस के टी प्लस सी था। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर सी। करेक्ट है? और ये ई सी क्या हो गया? ई टू द पावर सी भी कांस्टेंट है, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो ई टू द पावर सी भी कांस्टेंट होगा। तो लिख सकते हो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी लिख सकता हूं मैं। और यहां से क्या आ गया? टेम्परेचर हो जाएगा टी नॉट प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। लिख लो सभी लोग बाबू, उतार लो। तो देखो यहां पर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? अगर मैं इस इक्वेशन को रिफर करूं तो ये क्या है? ये तो स्ट्रेट लाइन का है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन मान के और ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी वाई एक्सिस पे लेना है आपको log p माइनस टी नॉट टू द बेस ई, और यहाँ पे टाइम लेना है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो देखो ऐसे आएगा।
है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं ग्राफ इसको टी ले लूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टी ले लूं, तो ये क्या होगा, ये टी से स्टार्ट करेगा और ये एक्सपोनेंशियल होगा ऐसे। ठीक है, ये इसके लिए ग्राफ है। उतारो सभी लोग, फास्ट उतारो। फास्ट करो बाबू। हो गया सर। उतार ले सभी लोग। यस सर। क्लियर है बाबू सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू एयर? No. अब देखो कैसे करते हैं। हो सर। उतार ले सब लोग। यस सभी सर। लोगों ने उतार लिया? है बाबू? Yes, sir. चलो यस सर। अब एक काम करो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं वो बताता हूं, ठीक है? देखो, मान ले जाए ये कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी आई है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर टी नॉट है, और कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है टी एस। कितना हो जाता है? कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है टी एस। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू, लिख लो क्या होता है, टी माइनस टी नॉट होता है। इसको हम क्या लिखेंगे,
टी एफ कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, टी एफ माइनस टी आई इंटू एम टी इज इक्वल टू के इंटू, अगर टाइम ये जो लेंगे टेम्परेचर वो क्या लेंगे, ये टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स ही नहीं है ना, शुरू में टी आई था बाद में टी एफ हो गया, तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं, टी आई प्लस टी एफ बाई टू, टी आई प्लस टी एफ बाई टू माइनस टी नॉट, ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन बनेंगे। उतार लो बेटा, सभी लोग उतार लो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इससे बता लो। सभी लोग उतार लो, बाड़ू फास्ट उतारो। लिख लिया बाबू सभी लोग, ऐसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, क्वेश्चन बनाओ। हाँ
यस, दिख रहा है सबको? देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपको लेना ये TI लेना है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और ये लेना है आपको स्मॉल टी, ठीक है। मान ले जाए किसी भी चीज टेम्परेचर 50 डिग्री सा और वो घट करके 40 डिग्री हो गया 5 मिनट्स में, ठीक है, और आपका T0 यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है आपका 10 डिग्री, ओके, करेक्ट है। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट 40 डिग्री से 30 डिग्री आने में टाइम कितना लगेगा। सभी लोग बनाओ, आवाज आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा? और ये सर Yes, sir. आ रहा है सर। बनाओ इसको, देखो कितना आंसर आ रहा है। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। Temperature Kelvin में होगा। हाँ, Temperature डिग्री Kelvin सेंटीग्रेड में लो। हाँ, तो डिफरेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यस सर। है ना। के का वैल्यू कितना है सर? हम्म? किसका? के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बिना के वैल्यू से हो जाएगा काम। Seven minutes. सर बन गया। सर आ गया। सर आ गया।
Done, yes, sir. Yes, sir. 7 minutes. चलो किसको आंसर आया बाबू बताओ, आंसर आया किसी को? 7 मिनट आंसर आया सर। 7 minutes. आ कितना गया। आया, कितना आया? 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. 7 मिनट आया, वेरी गुड। Yes. अब देखा यहाँ पे क्या देखा आपने, ये 10 डिग्री ही डाउन होना था, 10 डिग्री कूल होने में टाइम लगा 5 मिनट, लेकिन अब 40 से 30 होने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा 7 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों कितना है 10 है ना, तो यहां पर जो डिफरेंस था वो 40 का था, और यहां पर जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 30 का। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगना चाहिए। बात में आ गया, सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम करेंगे और क्वेश्चन करो, है ना। मान ले जाए 80 डिग्री से 80 डिग्री था, ठीक है, और टी नॉट है आपका 40 डिग्री, है ना। तो बताओ ये 6 मिनट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा फाइनल, ये बताना है आपको। दूसरा ना है फिर इसी केस में कि अगर ये 70 डिग्री से यह काम करो, इसको यहां के बाद 50 डिग्री होने में कितना टाइम लग जाएगा, दोनों चीज बताओ, एक ये एक ये बनाओ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 80 डिग्री का टेम्परेचर था, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री है, बताइए तो। है ना। देखो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री था और सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो आपको बताना है 6 मिनट के अंदर इसकी फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगी, ठीक है, ये बताना है ना। एक इसमें कंडीशन और दिया होना चाहिए, मैं वो भी लिख देता हूँ। 90 to 80 होने में लग गया टाइम 5 मिनट्स, ठीक है। तो बताओ 80 से 6 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा, है ना, और इसको फाइनली फिर 50 होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपको। बना बड़ा सभी लोग, आपका एक ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन मार्क, और एक ये क्वेश्चन मार्क हो गया। बताओ कितना आएगा,
Mn2O7 ऑक्सीडेशन नंबर +7 ग्रुप नंबर 7 यहाँ पर क्या है तो ये तो आपको ऑक्साइड के बारे में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था another feature of the fluorides in the releases should be oxohalide किसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों साथ another feature of fluoride is their instability in the low oxidation state fluorides होते हैं low oxidation state में जब कंपाउंड होता है तो वो इनस्टेबल होते हैं ज़्यादा low oxidation MnCl2 the lower oxidation state अब बोला in the same lines to COH COH क्या है हैलाइड एक ही हाइड्रोजन मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा अनस्टेबल on the other hand all copper 2 halides are known सारे जो copper 2 are known होते हैं except iodide में नहीं होता है in this case copper 2 plus oxide I minus to I2 तो copper 2 plus जो होगा और I minus होगा तो CO2 I2 plus I2 however the copper plus 1 compounds are unstable in aqueous solution same elevation जो वो तो आपको कॉपर प्लस जो है सो ये एक्वस कंडीशन जो बोल रहे हैं many copper plus ion compounds in aqueous solution and undergo this process the stability of copper 2 plus aqueous rather than copper plus aqueous is due to much more negative hydration. इसका much more negative होगा सारी स्पेसिफिकेशन होगा इसका मतलब ऐसा नहीं था कि इसका ज़्यादा हो negative right so that is much more negative hydration alpha of copper 2 plus aqueous than copper plus which more than compensate for the second ionization in alpha ये चीज आपको बोलना पड़ेगा तो यहाँ पर आप explain why copper plus ion is not stable in aqueous in a solution copper chloride copper plus होता है therefore this proportion which will remove copper 2 plus the higher stability of copper 2 plus in aqueous solution may be attributed to greater negative hydrogen enthalpy आंसर आ गया सबको Yes, sir. मतलब
क्या है बेटा आंसर? सर फर्स्ट वाले का 1200/17 आ रहा है और सेकंड वाले में टाइम 39 लिखा है। बाकी लोगों का? ऐसे फर्स्ट पार्ट का 70.58 है। 70.58। यस ओके, और दूसरे वाले का? सर दूसरे वाले का है। सर फर्स्ट सब लोग निकालो बेटा, सब लोग निकालो। 17 आया। सभी लोग दोनों निकालो बेटा। It compensates the second ionization enthalpy of copper involved in the formation of copper. वो compensate करके उसको crystallize कर देता है। हाँ सर। मगर some of enthalpy test। इसमें नेगेटिव भी आ रहा है सीरियस राइट, अगर हाइड्रेशन इसको ज्यादा हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी में भी तो नेगेटिव आ रहा है। देखिए इसमें नेगेटिव ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है सर सेकंड उस एनर्जी 45/2 में ना, नेगेटिव मतलब क्या होगा, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है और आप निकाले तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपर प्लस में क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और आपको निकालना तो पड़ेगा, वो कंपनसेट नहीं कर पाता। ये पूरा कंपनसेट करने के बावजूद कितना था वो? नहीं होगा तो नेगेटिव 45/2। बाकी लोगों को? ये तो दो फैक्टर होते हैं ना, और फैक्टर वो ऐसा नहीं कि जस्ट वैल्यू ऐड कर दूंगा आ जाए, वैल्यू ऐसे करने से नहीं आएगा। जैसे इसमें देखोगे वैल्यू तो आपको तीनों का सम के फैक्टर से और फार्मूला में लगाना होता है। जैसे समझ कि किसी भी तीनों का ऐड कर दो बड़ी -1.6 करते हैं, ये 18 है 16 है ना, तो ये अगर ऐड करोगे तो ये तो ज्यादा हो गया ना 18 है ना, लेकिन यहाँ तो आपका नेगेटिव किया लेकिन मेजर ये ये चीज आपका है इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये चीज पूछेगा और वहां से पॉजिटिव क्यों होता है, ये मेरा आपका बोल्ड पे यही है। और एक क्वेश्चन में आपका आ सकता है यही कि व्हाई ऑक्सीजन इज मोर डोमिनेंट और मोर स्टेबलाइज्ड ये है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, the only point of increase oxidizing power in the material CO2 plus ऐसे जैसे ऑक्सीडेशन में बड़ा साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है ना, मतलब ऑक्सीडाइज लेकिन तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लोअर स्टूपिड से बाहर नहीं, ये बस इतना लिखना है। तो आप बोर्ड में यही लिखोगे तो भी पता लगेगा। ये अगले ये स्मॉल देखो lower side of element increase the stability of the specific therefore. How do you account for the ionization is hardly got second in the first stage of the transition. Here आपका आता है chemical reactivity and inert value, ठीक है, ये भी थोड़ा समझना है।
चलो क्लियर है, सबको आ गया बेटा आंसर? यस सर। यस तो नेक्स्ट लिखो, रिफ्लेक्टेंस नेक्स्ट लिखो, रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो मान लिया आपका सपोज विंडो है, लाइट यहाँ पे फॉल हुई, ठीक है, जब फॉल होती है तो क्या होता है, कुछ ये यहीं पे रह जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ पार्ट रिटर्न हो जाती है और कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग, और ये होगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो यानी कि कोई भी लाइट अगर फॉल होगी, और ये हो गया एब्जॉर्बटेंस, ये हो गया एब्जॉर्ब कर लिया इतना, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको, यहां से पता चल रहा है कि कोई भी लाइट अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर आई है तो वो तीन पार्ट में बट रही है, एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और तीसरा मिशन हो गया। तो अगर मैं इसको क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर बाई क्यू, ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, इसको बोलते हैं स्मॉल ए, Recording इसको बोलते हैं stopped. स्मॉल टी। ठीक है, इसको हो गया 1, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस। लिख लो सभी लोग, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, इसको बोलेंगे एब्जॉर्बटेंस, स्मॉल ए। कैपिटल टी बाई क्यू इसको बोलेंगे स्मॉल टी, यानी ट्रांसमिटेंस। और तीनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, तीनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। होगा यस और नो? क्लियर है?